फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ साइंस। और दोस्तों, हम देख रहे हैं सीटेट साइंस पेपर 2, या फिर आप किसी भी टेट एग्ज़ाम की स्टडी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट टेट हो या फिर सेंट्रल टेट हो, तो आपको साउंड चैप्टर, आवाज़ जो आपका चैप्टर है, टॉपिक है, यहाँ से आपको हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, PYQs देख लीजिए, वहाँ पर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कम से कम देखने को मिलेगा। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा देखिएगा सेशन को। और अब तक जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बढ़ते हम अपने आज के सेशन की तरफ। देखिए, क्वेश्चन है हमारा सबसे पहला, द वॉइस बॉक्स इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि स्वर यंत्र को और भी क्या कहा जाता है, ये बताना है आपको। ऑप्शन 4 दिए गए यहाँ पर, स्टमक, हार्ट, लैरिंग्स, माउथ, यानी कि आमाशय, हृदय, स्वर यंत्र या फिर मुंह। देखिए, वॉइस बॉक्स को क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स कहाँ होता है एक्चुअल में, इसको आपको पता होना चाहिए। हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है दोस्तों, वो वॉइस बॉक्स होता है हमारे विंड पाइप के पास। हमारा जो एडम्स एप्पल होता है, यहाँ पर जो एक मोटी गुठली की तरह, आपको गार्ड की तरह यहाँ पर नज़र आता है, तो यहाँ पर होता है, जस्ट इसके करीब में होता है हमारा वॉइस बॉक्स, जहाँ से हमारा विंड पाइप होता है, जहाँ से हमारी एयर पास होती है, हमारे अंदर हवा या फिर कोई गैसेस हमारे अंदर पास होते हैं हमारे विंड पाइप के थ्रू, वो वहाँ पर होता है हमारा विंड पाइप या फिर वॉइस बॉक्स। और उसे हम कहते हैं दोस्तों लैरिंग्स, उसे हम कहते हैं लैरिंग्स। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों, वो है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि लैरिंग्स या फिर स्वर यंत्र। अगर आप इस इमेज को देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिएगा, ये है आपका नज़ल कैविटी ऊपर वाली, और ये है आपकी ओरल कैविटी, जो टंग वगैरह यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। यहाँ से आप जैसे ही कुछ खाते हैं, फूड आप अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एपिग्लॉटिस। ये एपिग्लॉटिस आकर यहाँ पर इस तरह से पैक होता है, और ये है हमारा लैरिंग्स। इस लैरिंग्स की अगर आप एक्चुअल में शक्ल देखेंगे, तो इस तरह से आपको एक ग्लास टाइप में आपको दिखेगा, और यहाँ पर होता है इसके वोकल कॉर्ड, यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड, और ये वोकल कॉर्ड से गुज़र कर हवा अंदर जाती है। तो जैसे ही हवा यहाँ से गुज़रेगी, तो यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करेंगे। साउंड किस तरह से प्रोड्यूस होता है दोस्तों, साउंड जो आवाज़ जो निकलती है, जब वोकल कॉर्ड्स हमारे वाइब्रेट करते हैं, या फिर कोई भी अगर साउंड की आप अगर बात करेंगे, तो अगर वाइब्रेशन होता है, तो वाइब्रेशन के कारण ही वहाँ पर आवाज़ निकलती है। आप किसी स्पीकर को, बड़े से स्पीकर को आप इस तरह से, उसके जो डायफ्राम होता है, उसकी जो पतली झिल्ली होती है स्पीकर के ऊपर, उसके ऊपर आप कभी हाथ रख कर देखिए, या बारीक कोई कंकर वगैरह उसके ऊपर डाल कर देखिए, तो वाइब्रेट के कारण वो हलने लगते हैं। तो वाइब्रेट हो रहा है, मतलब वहाँ पर आवाज़ जनरेट हो रही है, आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है वहाँ पर। तो इस वोकल कॉर्ड का काम यहाँ पर वही होता है, जब हवा यहाँ से गुज़रती है, तब हमारे वॉइस बॉक्स से, लैरिंग से आवाज़ निकलती है। तो ये असल में वॉइस बॉक्स को कहते हैं हम लैरिंग्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा दोस्तों। असर्शन है अ साउंड, असर्शन क्या है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, मतलब ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है दोस्तों? बिल्कुल सही है, क्योंकि आवाज़ को जिस तरह से लाइट को किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, उसी तरह से आवाज़ को यहाँ पर मीडियम की ज़रूरत होती है। चाहे वो आपका गैसेस फॉर्म में हो, चाहे वो लिक्विड हो, या फिर सॉलिड फॉर्म में हो, इन तीनों मीडियम्स की, या फिर आप उसको ज़रिया कह सकते हैं, इन तीनों ज़रियों के ज़रिए से वहाँ से आवाज़ आपकी ट्रैवल करती है, जिसे हम प्रोपेगेशन ऑफ साउंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? प्रोपेगेशन ऑफ साउंड, यानी कि ट्रांसमिशन या ट्रांसफ़र ऑफ आपके साउंड। तो देखिएगा, असर्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रैवल, यानी कि ध्वनि को यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब रीज़न क्या कह रहा है इसका, देखिएगा कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स दैट प्रोपेगेट बाय वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स इन अ मीडियम, यानी कि ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं, जो माध्यम के में कंपन के कारण, कंपन करने वाले कणों द्वारा प्रसारित होते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे हैं
जो माध्यम में कंपन करने वाले कणों द्वारा प्रसारित होते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर असर्शन भी सही है और उसका रीज़न भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बोथ, यानी कि ऑप्शन ए जो रहेगा हमारा कि ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। ये बात बिल्कुल सही है। क्यों है देखिए, समझिएगा यहाँ पर आप। अब ये देखिए, ये 3 मीडियम है दोस्तों, 3 मीडियम है हमारे। गैस जो एयर है हवा में, जो एटमॉस्फेयर में यहाँ पर जो एयर आपको हवा में दिखाई दे रही है यहाँ पर, तो इसके अंदर आपको बारीक बारीक पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। तो ये क्या है, ये एक मीडियम हो गया आवाज़ के लिए। इसी तरह से लिक्विड, अगर आप पानी ले लेंगे, वाटर लेंगे, तो वहाँ पर भी आपको बारीक बारीक पार्टिकल्स, आपको पानी के अंदर भी कुछ ना कुछ उसके पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं वहाँ पर। तो ये क्या हो गया, ये लिक्विड हो गया दोस्तों, ये है लिक्विड। और इसी तरह से सॉलिड, अगर आप स्टील की या फिर वुड की अगर बात करते हैं आप कहीं स्टील पर अगर आप आवाज़ इस तरह से कान लगाएंगे और कोई अगर दूर से वहाँ पर अगर उसको नॉक करेगा, उसे टक टक करके वहाँ पर आवाज़ करेगा, तो आपके कान में वो आवाज़ आएगी। तो क्यों होती है ये सारी चीज़ें, ये होती है वाइब्रेट के कारण। जो इनके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, चाहे वो गैसेस फॉर्म में हो उसका मीडियम, या फिर लिक्विड फॉर्म में हो, या फिर सॉलिड फॉर्म में। अब समझिएगा यहाँ पर कि ये जो गैस फॉर्म में है यहाँ पर, ये देखिएगा, ये एक मीडियम है जो गैस फॉर्म में है यहाँ पर, लेकिन इसके पार्टिकल्स यहाँ पर दूर दूर है। तो यहाँ पर आवाज़ की जो स्पीड रहेगी दोस्तों, ये थोड़ी कम रहेगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स को यहाँ जाकर टकराना होता है। जब ये पार्टिकल्स इससे टकराएंगे तो फिर ये पार्टिकल्स इससे टकराएंगे, इस तरह से वाइब्रेट होकर आवाज़ ट्रांसफ़र होगी। तो यहाँ पर गैसेस फॉर्म में या फिर एयर के अंदर जो आवाज़ की जो स्पीड होती है दोस्तों, साउंड की जो स्पीड होती है, ये कम होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म। और लिक्विड फॉर्म में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए गैस के मुकाबले में यहाँ पर आपको थोड़ा पार्टिकल्स आपको नज़दीक नज़दीक नज़र आ रहे हैं, उसके करीब नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्पीड रहेगी साउंड की, ये यहाँ पर थोड़ा फास्ट रहेगी, क्योंकि ये इससे करीब करीब है इसके पार्टिकल्स, और ये टकराएंगे उससे जल्दी जल्दी। तो वहाँ पर उसकी स्पीड जो रहेगी आवाज़ की, वो वहाँ पर फास्ट रहेगी। जब पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं कोई चीज़, तो वाइब्रेशन होता है वहाँ पर, और वाइब्रेशन के कारण वहाँ पर साउंड बनता है या साउंड प्रोड्यूस होता है, आवाज़ बनता है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए आप सॉलिड फॉर्म में, अब सॉलिड फॉर्म में आपको सबसे ज़्यादा घनत्व, एकदम वहाँ पर डेंसिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि वहाँ पर एटम्स, वहाँ पर जो पार्टिकल्स है, मॉलिक्यूल्स जो है वहाँ पर, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, इसलिए वहाँ पर जो आवाज़ की जो रफ्तार रहेगी, जो साउंड की जो स्पीड रहेगी, वो बहुत ज़्यादा रहेगी दोस्तों। तो जब भी अगर कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है कि साउंड की स्पीड, साउंड की रफ्तार या फिर वेलोसिटी कहाँ पर ज़्यादा होती है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि सॉलिड में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू गैसियस फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ, यानी कि ध्वनि की प्रबलता को इकाइयों में मापा जाता है। कौन सी इकाइयों में साउंड को मापा जाता है या ध्वनि को मापा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन रहेगा दोस्तों वो है डेसिबल। हम डेसिबल के अंदर साउंड को मापते हैं या फिर ध्वनि को मापा जाता है, तो डीबी यानी कि डेसिबल में हम उसको मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये बताना है आपको। देखिए नंबर 1 दे रहा है यहाँ पर, साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन, यानी कि ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। अभी हमने कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन किया कि जहाँ पर भी वाइब्रेशन होगा तो वहाँ पर साउंड प्रोड्यूस होगा, चाहे वो साउंड धीरे हो या फिर ज़ोर सी आवाज़ में हो। हमें कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनाई देते हैं या फिर कुछ साउंड ऐसे होते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो उसे हम क्या कहते हैं वो हम आगे के क्वेश्चनों में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है देखिएगा कि साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात हमने अभी देखे थोड़ी देर पहले कि बिल्कुल ये बात भी सही है कि ध्वनि को या फिर साउंड को मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपगेशन के लिए, यानी कि ट्रांसफ़र करने के लिए, आवाज़ को एक
सोर्स से लेके रिसीवर तक उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी अगर मैं सोर्स हूँ और आप रिसीवर है तो आवाज़ को क्या हो रही है, रिसीवर तक यहाँ तक जाने के लिए उसको एक सोर्स की ज़रूरत होती है। अगर कोई कहीं पर बैठकर अगर कोई ढोल और ताशे बजा रहा है वहाँ पर, तो वो आवाज़ हम तक आ रही है, तो किस मीडियम से आ रही है, वो एयर के मीडियम से आ रही है जो गैसेस फॉर्म में है। हवा से जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स टकराकर हमारे कानों तक आते हैं, जहाँ पर हमें साउंड सुनाई देती है दोस्तों। तो बिल्कुल बात सही है, ऑप्शन 1 भी सही है यहाँ पर, ऑप्शन 2 भी सही है। ऑप्शन 3 क्या कह रहा है देखिएगा, लाइट एंड साउंड बोथ रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, यानी कि प्रकाश और ध्वनि दोनों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये बात यहाँ पर गलत है दोस्तों, क्योंकि लाइट जो होता है, लाइट को किसी भी मीडियम की, किसी भी क्या कहेंगे आप उसको, माध्यम की ज़रूरत नहीं होती। कोई ज़रिए की, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती लाइट को ट्रैवल करने के लिए। सिर्फ़ और सिर्फ आवाज़ को मीडियम की ज़रूरत होती है, माध्यम की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर गलत है दोस्तों। ऑप्शन 4 क्या कह रहा है देखिएगा, साउंड ट्रैवल स्लोअर देन लाइट, मतलब ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा धीमी गति से चलती है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा होती है। लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है दोस्तों। लेकिन साउंड की जो स्पीड होती है ये 340 मीटर्स पर सेकंड होती है। 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में लगभग ये 340 मीटर तक जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारे 3 ऑप्शन सही है, और ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सेकंड, यानी कि बी 1, 2 एंड 3 ओनली, केवल 1, 2 और 3 1, 2 और 3 नहीं, सॉरी यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, यहाँ पर 1, 2 और 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज़, मतलब क्या है कि मानव कान की श्रवण सीमा है, कितनी सीमा है। हम इंसान अगर कोई आवाज़ सुन रहे हैं तो हमारे कानों की एक सीमा होती है, एक रेंज होती है, वहाँ तक की साउंड हम सुन सकते हैं। उसके ऊपर या फिर उसके नीचे अगर हम वो साउंड अगर आती है तो वो साउंड, वो आवाज़ हम नहीं सुन सकते। तो वो जो रेंज है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ तक। लेस देन 20,000 हर्ट्ज़, 20,000 हर्ट्ज़ से कम। लेस देन 20 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से कम। मोर देन 20,000 हर्ट्ज़, 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा। या फिर 20 हर्ट्ज़ टू 25,000 हर्ट्ज़। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों ये है ऑप्शन ए, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की जो रेंज है ये हम इंसान, हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं दोस्तों। 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़। या फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन दे सकता है 20 किलो हर्ट्ज़ भी दे सकता है, 20 के हर्ट्ज़। यहाँ पर जो 20,000 आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, तो इस 20,000 की जगह यहाँ पर आपको 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़, KHZ भी दे सकता है, 20 KHZ, यानी कि 20 हर्ट्ज़ से लेके 20 किलो हर्ट्ज़ तक भी इसकी साउंड होती है। क्योंकि 1000 हर्ट्ज़ का 1 किलो हर्ट्ज़ होता है, 1000 हर्ट्ज़ का 1 किलो हर्ट्ज़ होता है। तो इसका मतलब है कि 20,000 हर्ट्ज़ से लेकर 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक की साउंड हम सुन सकते हैं। कोक्लिया इज़ अ पार्ट ऑफ, कोक्लिया किसका भाग है ये आपको बताना है। हियरिंग ऑर्गन का, श्रवण अंग का, साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन का, ध्वनि उत्पादक अंग का, मस्कुलर ऑर्गन का यानी कि पेशीय अंग का, या फिर एयर पोल्यूशन का, वायु प्रदूषण का। तो देखिए हियरिंग ऑर्गन कौन से हमारे कान है, हियरिंग ऑर्गन, श्रवण अंग। और ध्वनि प्रोड्यूसिंग अंग जो हम लैरिंग्स जिसे हम कहते हैं, वॉइस बॉक्स जिसे हम कहते हैं। तो कोक्लिया जो पार्ट है दोस्तों ये हमारे हियरिंग ऑर्गन का पार्ट है एक, ये हमारे श्रवण अंग का एक पार्ट है। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं। देखिए ये है कोक्लिया जो कि आपके इनर ईयर के अंदर आता है। ईयर के हमारे 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। आउटर ईयर यानी कि जो हमारा बाहरी कान
जिसे हम पिन्ना कहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा मिडल ईयर, जहाँ पर आपको ईयर बोन्स नज़र आते हैं। ये जो बोन्स है, इस बोन को कहते हैं मिस, यानी कि MIS, मेलियस, इनकस, स्टेपिस। 3 बोन्स होते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। ये 3 बोन होते हैं जो हमारे कान के अंदर होते हैं। यहाँ पर जो ईयर ड्रम जो दिख रहा है, ये ईयर ड्रम है। ईयर कैनल से यहाँ पर, जिसे हम कान का पर्दा कहते हैं, उसी को हम ईयर ड्रम कहते हैं। और यही मिस जो हमारी बोन है, ये बोन हमारी मिलती है आगे जाकर कोक्लिया से। और ये कोक्लिया के अंदर जो होता है लिक्विड होता है एक तरह से, और ये लिक्विड के अंदर कुछ नर्व इम्पल्सेस या फिर कुछ हमारी ये यहाँ पर जो हमारी ऑडिटरी नर्व से यहाँ पर जो मैसेज आते हैं वो यहीं से उसे मिलते हैं। तो कोक्लिया जो होता है दोस्तों हमारा, ये हियरिंग पार्ट है, हमारा श्रवण अंग है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 1 हर्ट्ज़ इज इक्वल टू, यानी कि 1 हर्ट्ज़ बराबर है। 1 हर्ट्ज़ किसके बराबर है ये आपको बताना है। यहाँ पर 1 वाइब्रेशन पर मिनट, 1 मिनट में 1 वाइब्रेशन, बिल्कुल गलत बात है। 1 मिनट में 1 वाइब्रेशन नहीं होगा, 1 वाइब्रेशन 1 सेकंड में होता है दोस्तों। 1 वाइब्रेशन लगभग 1 सेकंड में होता है। 10 वाइब्रेशन पर मिनट, ये भी यहाँ पर गलत है। 60 वाइब्रेशन पर मिनट, ये यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन सी जो रहेगा हमारा, यानी कि 60 कंपन, 60 कंपन प्रति मिनट होते हैं 1 हर्ट्ज़ के बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ अ साउंड वी हैव टू, यानी कि ध्वनि की तीव्रता को कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, मतलब ध्वनि के कंपन की आवृत्ति कम हो जाएगी। बी है ध्वनि के कंपन की आवृत्ति बढ़ाएं। सी है ध्वनि के कंपन के आयाम को कम करना। बिल्कुल सही, ये बात है यहाँ पर, डिक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड। तो हमारा सी जो रहेगा दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर रहेगा सी। कैसे सी राइट आंसर रहेगा हमारा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है। यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है डायग्राम में, ये है आपका एम्पलीट्यूड। अगर आप लाउड कर रहे हैं, आवाज़ को अगर आप बढ़ा रहे हैं, तो ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, ये एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अगर आप आवाज़ को कम करेंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा। यही है एम्पलीट्यूड का कंसेप्ट दोस्तों। द लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीज विद द एम्पलीट्यूड ऑफ अ साउंड, यानी कि जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ता है वैसे ही लाउडनेस, आवाज़ भी बढ़ेगी। एक साउंड को बढ़ाने के लिए एम्पलीट्यूड भी बढ़ेगा और वहाँ पर साउंड भी बढ़ेगा। अगर एम्पलीट्यूड कम है तो वहाँ पर लाउडनेस भी कम रहेगी, आवाज़ की जो लाउडनेस है वो वहाँ पर कम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू, यानी कि ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती। ध्वनि किससे होकर नहीं गुजर सकती। मैंने स्टार्टिंग में ही इस कंसेप्ट को आपको बताया है कि एयर से हमारे आवाज़ गुज़र सकती है, वाटर से गुज़र सकती है और आयरन से गुज़र सकती है, लेकिन वैक्यूम जो होता है, निर्वात से ध्वनि यहाँ पर नहीं गुज़र सकती। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा डी, यानी कि निर्वात से या फिर वैक्यूम से। साउंड को ट्रैवल करने के लिए, आवाज़ को गुज़रने के लिए किसी न किसी मीडियम की, किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो या फिर कोई सॉलिड फॉर्म यानी कि आयरन हो या फिर लकड़ी हो, कुछ भी हो। लेकिन अगर वहाँ पर वैक्यूम है, अगर निर्वात है, अगर कोई स्पेस पूरी खाली है वहाँ पर, तो वहाँ से साउंड, आवाज़ नहीं गुजर सकती दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। जैसे कि एस्ट्रोनॉट जो हमारे चांद पर जाते हैं, वहाँ पर आपको स्पेस में आपको एयर नहीं मिलेगी, आपको वाटर नहीं मिलेगा आपको वहाँ पर, या फिर आप अगर वहाँ पर देखते हैं तो उन्हें वो जो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो जो कम्युनिकेशन करते हैं तो वो अपने रेडियोस के थ्रू करते हैं वहाँ पर कम्युनिकेशन। तो इसी वजह से एक साउंड को किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है आवाज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए, आवाज़ के साउंड के प्रोपोगेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज़ कॉल्ड। श्रव्य सीमा में ध्वनि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। द साउंड इन द ऑडिबल रेंज इज़ कॉल्ड,
श्रव्य सीमा में ध्वनि को कहा जाता है? श्रव्य सीमा यानी कि ऑडिबल रेंज, यानी कि जो हम लोग सुन सकते हैं, हम लोग जो सुन सकते हैं उसकी रेंज मैंने आपको बताया था दोस्तों, 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ तक होती है, या फिर 20 हर्ट्ज़ 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ 20,000 हर्ट्ज़ तक होती है। तो उसे हम कहेंगे सोनिक साउंड, उसे हम कहेंगे सोनिक साउंड, यानी कि ऑप्शन बी जो हमारा रहेगा ये सही रहेगा। अल्ट्रासोनिक साउंड हम उसे कहेंगे जो 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर जा रहा है। अल्ट्रा यानी कि ऊपर जा रहा है, तो अल्ट्रा से याद रखिएगा कि 20,000 हर्ट्ज़ से या फिर 20 किलो हर्ट्ज़ से अगर कोई साउंड ऊपर जाता है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। और अल्ट्रासोनिक साउंड ये कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, जैसे कि डॉग हो गया, जैसे कि कैट यानी कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, या फिर डॉल्फिन हो गई, तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। और सबसोनिक साउंड यहाँ पर जो दे रहा है दोस्तों, तो सबसोनिक साउंड जो है ये कुछ एनिमल्स सुन सकते हैं, जैसे कि आपके एलिफेंट है, हाथी, या फिर व्हेल है, या फिर एलिगेटर मगरमच्छ है, और हिप्पोपोटामस है आपका, तो ये भी इंफ्रासोनिक साउंड या फिर उसे हम सबसोनिक साउंड भी कहते हैं। तो ये एनिमल्स और कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं जो इंफ्रासोनिक साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन हम इंसान जो है, हम ह्यूमन बीइंग्स जो है, ये 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ की डेसिबल की साउंड को हम सुन सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यहाँ पर भी वही बताया गया है डिटेल में कि sonic sound refers to sound waves that fall within the audible range for humans typically from 20 हर्ट्ज़ to 20,000 हर्ट्ज़, वही जो अभी मैंने कहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज़ गिवन बिलो, यानी कि माध्यमों की सूची नीचे दी गई है। क्या है? एक है वुड यानी कि लकड़ी, दूसरा है वाटर यानी कि पानी, तीसरा है एयर यानी कि हवा, और चौथा है वैक्यूम यानी कि निर्वात। इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रैवल, इनमें से किस माध्यम में ध्वनि यात्रा कर सकती है? तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड फॉर्म, जैसे कि आपकी लकड़ी हो गई, आपका आयरन हो गया, कुछ भी सॉलिड फॉर्म अगर है वहाँ पर, तो वहाँ पर साउंड ट्रैवल कर सकती है इस मीडियम से, आवाज़ इस माध्यम से वहाँ पर ट्रांसफ़र हो सकती है। वाटर यानी कि लिक्विड फॉर्म भी एक माध्यम है, वहाँ भी आवाज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। और एयर यानी कि गैसेस फॉर्म है, यहाँ भी आवाज़ ट्रांसफ़र हो सकती है। लेकिन वैक्यूम एक ऐसा ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, निर्वात, जहाँ से आवाज़ ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, आवाज़ इस माध्यम से नहीं गुज़र सकती, क्योंकि वो माध्यम ही नहीं है, वहाँ पर ओपन स्पेस है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ पर कोई पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पर अगर उस मीडियम के अंदर पार्टिकल्स होंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे, लेकिन वैक्यूम जो होता है वहाँ पर कोई पार्टिकल्स नहीं होते, इसलिए वहाँ से आवाज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर जो रहेगा दोस्तों, ये रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि 1, 2 एंड 3 ओनली, केवल 1, 2 और 3। अ लिस्ट ऑफ मीडियम इज़ गिवन बिलो, इन विच ऑफ दीज मीडियम्स कैन साउंड ट्रैवल, यानी कि वुड, वाटर और एयर यहाँ से साउंड ट्रैवल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अ पेंडुलम ऑसिलेट 20 टाइम्स इन 4 सेकंड, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। एक लोलक 4 सेकंड, पेंडुलम जो आपने घड़ी को भी देखा होगा इस तरह से हलते रहता है, तो उसे कहते हैं पेंडुलम। तो एक पेंडुलम है, एक लोलक है, 4 सेकंड में 20 बार दोलन करता है, यानी कि ऑसिलेट्स होता है। इसका आवर्तन काल ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मालूम करने के लिए दोस्तों एक फार्मूला है कि टाइम पीरियड्स इज इक्वल टू टोटल टाइम डिवाइडेड बाय ऑसिलेट्स। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल टाइम कितना दे रहा है, 4 सेकंड दे रहा है, और ऑसिलेट्स यानी कि कितनी बार वो ऑसिलेशन कर रहा है, तो 20 बार वो ऑसिलेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए समझ सकते हैं, टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम वी कैन यूज़ द फार्मूला टाइम पीरियड। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला यूज़ करेंगे टाइम पीरियड मालूम करने के लिए, और ये फार्मूला है टोटल टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन। तो
टोटल टाइम कितना दिया गया है 4 सेकंड और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 20। तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड को हम कैपिटल T से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल T इज इक्वल टू टाइम, टोटल टाइम कितना है यहाँ पर 4 सेकंड और डिवाइड कर रहे हैं हम उसको 20 से। नंबर ऑफ ऑसिलेशन यहाँ पर कितना दिया गया है 20। तो अगर हम 4 से 20 को या फिर 20 से 4 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा ये आएगा 0.02 सेकंड। तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा दोस्तों यह है ऑप्शन सी, यानी कि 0.2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। लाउडनेस ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय, ध्वनि की प्रबलता निर्धारित होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्धारित होती है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी देखा दोस्तों। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर बढ़ेगा तो वहाँ पर साउंड भी बढ़ेगा और एम्पलीट्यूड कम होगा तो साउंड भी, वहाँ पर आवाज़ भी कम होगी। क्वेश्चन नंबर 14 है साउंड इज़ अ काइंड ऑफ, ध्वनि एक प्रकार का है, क्या है ये बताना है। एक प्रकार का कार्य है, बिल्कुल नहीं। ध्वनि या फिर साउंड इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 20 डिग्री, या फिर रूम टेम्परेचर भी यहाँ पर दे सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर रूम टेम्परेचर भी आपको पूछ सकता है। इज़ अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 20 डिग्री पर ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है रूम टेम्परेचर पर। जैसे कि रूम टेम्परेचर है तो वहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक मीडियम प्रेजेंट है जो कि गैसेस फॉर्म में है, यानी कि हवा वहाँ पर प्रेजेंट है। तो अब हवा में या फिर गैसेस फॉर्म में वहाँ पर रूम टेम्परेचर पे वेलोसिटी, यानी कि उसकी जो वेग है, उसकी जो रफ्तार है वो कितनी होगी, उसकी स्पीड कितनी होगी। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि गैसियस फॉर्म में जो होती है साउंड की रफ्तार, साउंड का जो वेग होता है, उसकी ध्वनि का वेग जो होता है 340 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर इसी तरह से आप अगर बात करेंगे लिक्विड फॉर्म की तो लगभग 1500 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साउंड ट्रैवल करता है दोस्तों। और अगर सॉलिड की हम बात करते हैं तो लगभग 5000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वहाँ पर साउंड ट्रांसफ़र होता है या फिर स्पीड से वहाँ पर उसका वेग होता है। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं, एयर है, हवा है तो लगभग वहाँ पर 340 मीटर, वाटर है तो 1482 मीटर पर सेकंड, या लगभग आप उसको 1500 पकड़कर चल सकते हैं। या फिर स्टील अगर कोई सॉलिड फॉर्म में है तो लगभग 5000 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो चलता है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, इन जनरल साउंड ट्रैवल्स फास्टर्स इन सॉलिड देन इन लिक्विड। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बता दिया है कि अगर सॉलिड फॉर्म है, अगर कोई लकड़ी है या फिर कोई आयरन है, स्टील है, तो वहाँ पर आवाज़ जो रहेगी ये बहुत ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेंगी एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फॉर्म। और अगर लिक्विड फॉर्म में है, अगर पानी में है, तो वहाँ पर साउंड ज़्यादा रफ्तार में तो रहेगी किसके, एयर के, यानी कि एयर से ज़्यादा रहेगी और सॉलिड से कम रहेगी। यानी कि सॉलिड में कितना है 5000 है तो यहाँ पर कितना है 1500 है। तो वाटर में ये थोड़ा धीमी रहेगी सॉलिड से, लेकिन एयर से ज़्यादा रहेगी। और सबसे कम जो रहेगी एयर के अंदर या फिर गैसेस फॉर्म में साउंड ट्रैवल करती है, उसकी जो स्पीड है वो सबसे कम होती है किस मीडियम में, गैसेस मीडियम में, यानी कि हवा के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। अल्ट्रासाउंड हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि अल्ट्रासाउंड में कंपन की आवृत्ति होती है, कितनी होती है ये बताना है आपको। अल्ट्रासाउंड मैंने आपको कहा था कि इंफ्रासाउंड क्या है या फिर सबसोनिक साउंड क्या है, तो 20 हर्ट्ज से नीचे, 20 हर्ट्ज से नीचे जो होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में बताया गया है ये वाला 20 हर्ट्ज से नीचे है तो वो है इंफ्रासाउंड या फिर सबसोनिक साउंड। उसके बाद होता है सोनिक साउंड। तो सोनिक साउंड जो होता है दोस्तों, जो हम ह्यूमन बीइंग सुन सकते हैं, तो ये है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। लेकिन अल्ट्रासाउंड या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड जिसे हम कहते हैं, तो ये जो होता है दोस्तों ये अबव 20,000 होता है। ये 20,000 हर्ट्ज से
ऊपर होता है, जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर होती है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो साउंड सुन सकते हैं कुछ एनिमल्स है, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, या फिर आपके डॉल्फिन हो गई, या फिर कुछ इंसेक्ट्स भी है और कुछ रोडेंट्स भी होते हैं जो 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर की आवाज़ को सुन सकते हैं दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों आज का सेशन, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था। अगर कहीं आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।